हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी सेल। आपकी कैसी रही दिवाली? मैं जानती हूँ बहुत टाइम बाद मैं आपको कोई वीडियो अपना अपलोड कर रही हूँ। होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। हमने क्लास 11th का जहाँ पे छोड़ा था एनिलिडा, उसके बाद का हम नेक्स्ट फाइलम आज करेंगे आर्थ्रोपोडा। थोड़ा लंबा है फाइलम, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा ये लेक्चर, और एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप चाहें तो उसे सेव करके रख लीजिएगा अपने लेटर ऑन यूज़ के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आर्थ्रोपोडा का नाम, जो आर्थ्रोपोडा है वो आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा मतलब पोडियम मतलब लेग्स, तो यानी कि इनमें जॉइंटेड लेग्स होती हैं। तो इनके अपेंडेजेस हैं वो जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, जो कि आपको एनिलिडा में अपेंडेजेस तो मिले थे लेग्स, लेकिन वो जॉइंटेड नहीं थी। तो इसी के बेसिस पे इनकी ये सबसे बहुत बड़ी खूबी है, इसी के बेसिस पे इसका नाम, इस फाइलम का नाम रख दिया गया है। आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, जॉइंटेड अपेंडेजेस मिलेंगे, स्ट्राइटेड मसल्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। उनका एवोल्यूशन नीट वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पहली बार आपको देखने को मिलेगा। और बिल्कुल भूलने वाली बात जो कि नहीं है, जो आपको याद रखनी, कि इनमें कोई भी पिगमेंट नहीं मिलता है रेस्पिरेशन के लिए, कि कहीं आप सोचें कि इनमें कोई पिगमेंट मिलता है। बट हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो उनकी बात हम आगे बाद में करेंगे। अब बात करते हैं कि इनकी बॉडी में कितने सेगमेंट हैं, बिकॉज सेगमेंटेड बॉडी है। तो सेगमेंटेड बॉडी आपको सेगमेंट्स मिलेंगे इनकी बॉडी में। सेगमेंटेड बॉडी आपको पूरे एनिमल किंगडम में 3 ही जगह देखने को मिलेगी फाइलम में। एक एनिलिडा है, एक आर्थ्रोपोडा है, और तीसरा है आपका कॉर्डेटा फाइलम। ये आपको याद रखना है, चाहे आप नीट दे रहे हैं या आप अपना बोर्ड दे रहे हैं। सेगमेंटेड बॉडी में इनके सेगमेंट्स हैं, आपके 3 सेगमेंट मिलेंगे, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। आप सभी को पता है। सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ, आपको हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम वगैरह, तो वो सब हम बात करेंगे। तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, अब इनमें सिस्टम आ रहे हैं, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया इनका। इसके बाद इनके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, क्योंकि एक बार 3 लेयर आ गई, यानी कि एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस और एंडोडर्मिस, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ये ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, तो ये सीलोमेट है। और साथ में सिमिट्री की अगर मैं आपको बात करूं, तो इनके पास बाइलेटरल सिमिट्री है। बाइलेटरल सिमिट्री सबसे एडवांस सिमिट्री होती है। सबसे पहले अब बताइए, अब हम क्या पढ़ना है। आप इतने टाइम से मेरी वीडियोस मेरे साथ बने हुए हैं, वीडियोस देख रहे हैं। सबसे पहले हम करते हैं हैबिटाट। तो हम बिना देर किए हैबिटाट करेंगे, मतलब रहता कहाँ है। आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स, सदस्य आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। बहुत ही मज़े की बात बच्चों, पता है क्या है, आपको सब कुछ लिख देना है, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ना। कि जितने भी आपके घर में, जितने भी एनिमल किंगडम में जीव जंतु आते हैं, उनमें से आप देखेंगे 90%, मैंने 100% नहीं बोला है। कहीं आप बोला कि मैडम कुत्ते बिल्ली, घर में बिल्ली आ जाती है कई बार, तो क्या वो भी यही है? नहीं। तो ये आपके घर में सबसे ज़्यादा मिलने वाला, अगर आपके एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोडा ही मिलेगा। क्या क्या इनके रहने की जगह हो सकती हैं, तो ये रह सकते हैं एक्वेटिक में, पानी में रह सकते हैं, जैसे कि लिम्यूलस, किंग क्रैब जो है आपका। क्रस्टेशिया के जो है मेंबर्स, जो क्लास इसकी क्रस्टेशिया है, वो पानी में ही रहेंगे आपके। टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन पे रह सकते हैं, लैंड पे रह सकते हैं। ये किसी के अंदर पैरासाइट की तरह रह सकते हैं, तो ये पैरासिटिक हो सकते हैं। साथ में ये ग्रिगेरियस हो सकते हैं। ग्रिगेरियस मतलब झुंड में ट्रैवल करते हैं, जैसे कि फसल जब बर्बाद होती है, कई बार आपने देखा होगा टिड्डी दल का अटैक हो गया, तो टिड्डी नहीं लिखा जाता, टिड्डी दल लिखा जाता है। मतलब ये पूरे की पूरे झुंड में आते हैं टिड्डियाँ एकदम, और इतना होता है इनका वायलेंट अटैक कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कुछ कॉलोनियल कॉलोनी में रहते हैं, जैसे कि टर्माइट, दीमक और एंट, चींटी। अब जब ये सभी हैबिटेट में रह रहे हैं, तो भाई ये सब कुछ खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, क्योंकि सभी हैबिटेट में रहने के लिए तो इस फाइलम को बड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा।
है, जिस जहाँ रहेगा वहीं का ही तो भोजन करेगा। ऐसा तो है नहीं कि रह रहा है एक्वेटिक और भोजन करने जाएगा लैंड पे। तो इनके पास बहुत सारे प्रोविज़न है, मतलब इनमें आपको हर्बीवोर भी मिल जाएंगे, इनमें आपको कार्निवोर भी मिलेंगे और इनमें आपको ओमनीवोर भी मिल जाएंगे। कॉकरोच ओमनीवोर का एग्जाम्पल है। दुनिया ख़त्म हो जाए, अगर दुनिया पे प्रलय आ जाए, फिर भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स बचे रह जाएंगे। क्यों? अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वही पढ़ने वाले कि ऐसी क्या चीज़ है इनके पास कि आर्थ्रोपोडा पे प्रलय आ जाए फिर भी बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा इनके पास इसलिए है क्योंकि इनका, अब हम बॉडी टाइप, बॉडी पढ़ा देती हूँ मैं, बॉडी वॉल और ये सब। तो इनके पास एक बहुत ही हार्ड एक एक्सोस्केलेटन होता है और वो एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ है। और वो काइटिन जो है एक्सोस्केलेटन, वो ऐसे प्लेट्स की फॉर्म में रहता है। और ये जो प्लेट्स हैं ये मेम्ब्रेन से जॉइंट रहते हैं, मतलब ये 2 प्लेट मैंने बनाई हैं, यहाँ पे बीच में ऑरेंज कलर से ये मेम्ब्रेन है। इन प्लेट्स को पता है क्या कहते हैं? इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके कॉकरोच जब होगा तो आप पढ़ेंगे। तो इन प्लेट्स को कहते हैं स्क्लेराइड्स। तो ये काइटिन यानी कि इनका एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हो गया जो कि प्लेट्स की फॉर्म में रहेगा और इन प्लेट्स का नाम है स्क्लेराइड्स। और स्क्लेराइड्स के बीच में जॉइंट कैसे होंगे? मेम्ब्रेनस जॉइंट होंगे, यानी कि बीच में मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेनस इसके जॉइंट होंगे। इसीलिए पता है क्या है बच्चों, इसीलिए इनमें, अब क्योंकि ये तो हार्ड और रिजिड है ना, आपने अगर सपोज बिल्कुल लोहे का कवर चढ़ा दिया, ठीक है, किसी के ऊपर, अब अंदर का प्राणी तो सॉफ्ट है, वो तो ग्रोथ भी करेगा, वो तो बेबी कॉकरोच से एडल्ट कॉकरोच भी बनेगा। तो अब वो बढ़ेगा तो उसका साइज़ भी बढ़ेगा। तो लेकिन ये तो कवर तो आपने, डब्बा तो इसका फिक्स हो गया स्क्लेराइड्स, तो इसीलिए हर बार जैसे जैसे वो बढ़ता है वो अपने इस काइटिन की प्लेट्स को, स्क्लेराइड्स को छोड़ देता है। और इसी को कहते हैं, जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ देता है ना, तो मॉल्टिंग का प्रोसेस इनमें मिलता है। तो ये अपने स्क्लेराइड्स को टाइमली शेड करते रहते हैं। और यही जो काइटिन है ये इसको सर्वाइवल एडवांटेज दे रहा है, भयंकर वाला सर्वाइवल एडवांटेज दे रहा है। इस पर कोई बहुत ज़्यादा ठंड, बर्फ़ में भी दबा रह जाए ना कॉकरोच 10 साल, तो भी जिंदा रह पाएगा। क्यों? क्योंकि खाने की टेंशन तो है नहीं ना, ओमनीवोर है ना, कुछ भी खा लेगा। और काइटिन की कवरिंग है, उस पर धूल, धूप, आंधी, तूफान, एसिड, टेम्परेचर, किसी का कोई असर नहीं पड़ेगा। टाइम टू टाइम ये अपना मॉल्टिंग करता रहता है। तो जब जैसे ही प्राणी बड़ा हुआ, ऑर्गेनिज्म बड़ा हुआ, तो नई स्क्लेराइड्स उसको कवर कर लेती हैं और वो उसके अकॉर्डिंग फिट हो जाता है, उसके अंदर रहता है। अंदर वाला जो मेन, अगर इनके स्क्लेराइड्स को हटा दिया जाए, कार्टिलेज को, तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही सॉफ्ट टाइप के, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है। जैसे कि आपका ये एनेलिडा में, जैसे आपका ये जो आपका केंचुआ है, अर्थवर्म, जैसे सॉफ्ट बॉडीड है ना, इसी तरह का अंदर से इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। कभी कभी इनके, जैसे मैंने बताया कि 3 इनके सेगमेंट हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में बॉडी डिवाइडेड है। और ये टोटल जो इनके जो सेगमेंट हैं, ये टोटल सेगमेंट इनके 20 हैं, 20 सेगमेंट्स हैं। और इस 20 सेगमेंट्स में कभी कभी हेड और थोरेक्स मिल जाते हैं, और हेड और थोरेक्स मिलके जो बनाते हैं उसे आप कहेंगे, बिकॉज हेड सिफेलिक रीजन और थोरेक्स तो सिफेलोथोरेक्स रीजन हो जाता है इनका, ठीक है। गर्दन, नेक नहीं मिलेगी आपको, हेड के बाद सीधा थोरेक्स आ गया और फिर एब्डोमेन आ गया। ये मैं आपको एक टिपिकल आर्थ्रोपोडा का यहाँ पे बना रही हूँ। थोरेक्स वाले रीजन में इनकी जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, पेयर्ड है, एक इधर है और दूसरा आपको पीछे की तरफ। और ये इस तरह से पेयर्ड अपेंडेजेस मिलेंगे, इनके लेग्स मिलेंगी मतलब इनकी, और ये थोरेक्स रीजन से अटैच रहेंगी। ये एंटीना है, एंटीना इनका सेंसरी ऑर्गन है। अब यहाँ पे सबसे पहले बॉडी के साथ में सबसे पहले यहाँ पे जो मसल्स हैं वो डेवलप हुई हैं और स्ट्राइटेड मसल्स आई हैं। ये नीट वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो रहा है।
तो यहाँ पे स्ट्राइटेड मसल्स फर्स्ट टाइम उनका इवोल्यूशन हुआ है। इसके बाद अगर आपने कॉकरोच पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेगमेंट्स हैं, ये 20 सेगमेंट्स होते हैं टोटल। अब हम बात करते हैं इनके सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना पीना हमने कहा ना भाई, कुछ भी खा सकता है, हर्बीवोर है, कार्निवोर है और ओमनीवोर है यहाँ तक की। तो भाई देखें ऐसा इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा क्या मिल रहा है कि इसको सब कुछ पचाया जा रहा है इसको, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हर्ब्स खाएगा डेफिनेटली, तो हर्ब्स में सेल्यूलोस, प्लांट में तो सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है ना, तो मतलब सेल्यूलोस को पचाएगा, स्टार्च को भी पचा सकता है। तो इनमें अमाइलेज मिलता है, ये बात आपको याद रखनी है। कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही जनरली बता दिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है इनका, मतलब माउथ भी मिलेगा और एनएस भी मिलेगी। इसके बाद इनका जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट माउथ पार्ट्स होते हैं, और माउथ इनका हाईली इवॉल्व्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इनके, तो डिफरेंट लेबियम, लैब्रम, लिप्स वगैरह जैसे मिलते हैं। तो वो आपको कॉकरोच जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें कम्प्लीटली इस चीज़ को कवर हम करेंगे। अभी आपके लिए आप इतना कर लीजिए कि इनके डिफरेंट माउथ पार्ट्स होते हैं। इसके बाद हम बात करें अगर कि इनमें किस तरह से श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है और उत्सर्जन, मतलब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी, मैं दोनों इनको साथ में ही कवर कर देती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर हमारा जो लेक्चर है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इनका रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो बच्चों मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक नॉलेज दूंगी जिसके बिना आपको ये करोगे, अगर पढ़ोगे तो आपको रटना पड़ेगा। क्या होता है कि जो आर्थ्रोपोडा है इसमें 3 क्लास होती हैं, क्रस्टेशिया, दूसरी क्लास है इसकी क्रस्टेशिया, इंसेक्टा एंड अरेक्निडा। कई बुक में इंसेक्टा सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। अरेक्निडा में पता है क्या आता है? बिच्छू, स्पाइडर, मकड़ी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। क्रस्टेशिया में किंग क्रैब आता है, किंग क्रैब यानी कि बड़े बड़े, अब क्रैब का राजा है ये केकड़ों का, तो किंग क्रैब। लिम्यूलस भी कहते हैं इसको, लिविंग फॉसिल भी है ये आपको याद रखना है। ये कई बार नीट में आ चुका है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये आपका किंग क्रैब कह लो, लिम्यूलस कह लो, और ये लिविंग फॉसिल है जो कि क्रस्टेशिया का है। डेफनिया, वाटर फ्ली जो कहते हैं, वो भी क्रस्टेशिया में ही आते हैं। तो जो क्रस्टेशिया है उसमें आपको मिलेंगी ग्रीन ग्लैंड्स। अब ये ग्रीन ग्लैंड्स करती क्या हैं? ये जो ग्रीन ग्लैंड्स हैं, ये ही ग्रीन ग्लैंड्स आपको, अब ये कहाँ मिलेंगी? ये इनके ग्रीन ग्लैंड्स इनके एंटीना में रहती हैं, और ये ग्रीन ग्लैंड्स एक्सक्रीशन के लिए काम में आएंगी। ग्रीन कलर की होगी ये ग्रीन ग्लैंड्स, कैसी हैं? ग्रीन कलर की हैं। तो क्रस्टेशिया में एक्सक्रीशन के लिए हमें क्या मिलेगा? ग्रीन ग्लैंड्स मिलेंगी। मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, और आपने देखा होगा मैंने किंग क्रैब, लिम्यूलस को भी ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है क्योंकि वो क्रस्टेशिया का है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए उसमें ग्रीन ग्लैंड्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो फिर हमें इंसेक्टा में क्या मिलेगा? तो इंसेक्टा में बच्चों हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना, वो है मेलपीगियन ट्यूब्यूल। मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनके बिल्कुल ऐसे धागे की तरह निकली रहती हैं, और वो सारा की सारा जो भी वेस्ट है उसको इकट्ठा करती हैं और उसे रेक्टम में डाल देती हैं, और वहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद आपको अरेक्निडा में क्या मिलेगा? तो अरेक्निडा के पैर में, मतलब मकड़ी और बिच्छू होते हैं ना, तो इनके पैर में हमें देखने को मिलेंगी कॉक्सल ग्लैंड्स। ये एक्सक्रीशन का काम करेंगी। अब आपके दिमाग में उठेगा कि मैम ये अमोनोटैलिक है, यूरियोटैलिक है, यूरिकोटैलिक है। तो जो एक्वेटिक हैं बच्चों,
वो तो अमोनोटैलिक हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक्वेटिक ही अफोर्ड कर पाएंगे अमोनिया रिलीज़ करना, क्योंकि अमोनिया बहुत टॉक्सिक होती है, तो फटाफट डिज़ोल्व हो जाएगी, तो उसका टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। एंड जो टेरेस्ट्रियल हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं, वो हैं यूरिकोटैलिक, यानी कि वो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, मतलब सिक्रेट नहीं, एक्सक्रीट करते हैं, तो वो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं, तो वो है यूरिकोटैलिक। रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ तो रेस्पिरेशन वही जनरल बॉडी सरफेस से होगा। डिफ्यूज़न, रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल पिगमेंट आपका प्रेजेंट नहीं होगा, कोई स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होने वाला है। बट हाँ, बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। तो आपको ग्रास हॉपर में, किस में, ग्रास हॉपर में, ग्रास हॉपर में हमें हीमोसाइनिन पिगमेंट देखने को मिलता है। हीमोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग होता है, और कॉपर होने की वजह से, जैसे हीमोग्लोबिन होता है ना हमें, वो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ऐसे ये कॉपर की वजह से ब्लू कलर का दिखता है। तो इनमें आप कह सकते हैं कि ब्लू कलर का जो ब्लड है, तो ग्रास हॉपर में ब्लू कलर का होगा। एक्चुअली बच्चों, एक मैं आपको 1 मार्क का या रीजन असर्शन का एक क्वेश्चन का एक आंसर बताती हूँ कि इनमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि इनके रेस्पिरेशन में और सर्कुलेशन सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई भी लिंक नहीं होता है, और कोई भी लिंक ना होने की वजह से इनका जो रेस्पिरेशन, जब सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी गैसेस को लेके नहीं जाएगा, तो उसको ज़रूरत नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम को कि वो कोई पिगमेंट कैरी करे। तो इनके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके थ्रू नहीं जा रही हैं गैसेस, सीधा रेस्पिरेटरी जो एलिमेंट हैं, जो चीज़ें हैं, वही काम कर रही हैं। जैसे कि आपका रेस्पिरेशन के लिए इनमें हमने एक्सक्रीशन की बात कर ली, तो जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है, कोई पिगमेंट नहीं है, रीज़न पता चल गया आपको। अगर होगा भी तो हीमोसाइनिन, जैसे कि ग्रासहॉपर में। तो अब इनके डिफरेंट सिस्टम की बात करें कि इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका बुक लंग्स, बुक गिल्स, ये सब रहेंगे, ठीक है, और ट्रैकियल सिस्टम रहेगा। जो बुक गिल्स हैं, वो बुक गिल्स आपको मिलेंगे क्रस्टेशिया में। तो क्रस्टेशिया में रेस्पिरेशन हो गया बुक गिल्स की तरह। इन्हें बुक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो गिल्स हैं, जैसे किताब के पेजेस होते हैं ना, उसकी तरह से फ्लैप्स में ऐसे रहता है। जैसे कि ये आप ये स्पाइरल वाइंडिंग वाली है, उसको खोल दोगे तो उसके पेजेस ऐसे ऐसे दिखेंगे, इस तरह से। देन इंसेक्टा में अगर देखें हम, तो इंसेक्टा में हमें मिलेगा इसके लिए ट्रैकियल सिस्टम, और एरेक्निडा में देखें तो हमें मिलेंगे बुक लंग्स। देखो, आपको बुक वर्ड को याद कर लेना है कि मेम्ब्रेन, इनमें मेम्ब्रेन्स, जैसे हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोली मिलती है ना, वो उसकी सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं और रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना। मतलब जल्दी जल्दी हम सांस अंदर लेके, और हमारे सांस जो है वो, जो हम एयर है वो अंदर फटाफट से ऑक्सीजन ब्लड में फास्ट पेस में जा रही है, जल्दी जल्दी जा रही है। तो इनमें भी एल्वियोलाई जैसे सरफेस एरिया बढ़ा रही है, तो इनमें सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए बुक के जो मेम्ब्रेन्स है वो बुक के पेजेस की तरह होती है। तो जब जितने ज़्यादा पेज होंगे, जितने उतना ही जल्दी वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये आपको रटना इसलिए नहीं है क्योंकि क्रस्टेशिया, मैंने कहा ना, पानी में मिलेंगे, तो पानी में तो गिल्स ही होते हैं, तो बुक गिल्स होंगे। अरेक्निडा लैंड पे आपका रहेगा, तो ये बुक लंग्स इनके रहेंगे। और इंसेक्टा में तो आपको ट्यूबुलर सिस्टम मिलेगा, जिसे आप ट्रैकियल सिस्टम कहेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ट्रैकियल सिस्टम का एक आइडिया दे देती हूँ यहाँ पर किस तरह से होता है। क्या होता है कि इनकी बॉडी में होल होते हैं, 10 पेयर ऑफ होल्स। तो मैं यहाँ पे एक जैसे होल बनाया मैंने यहाँ पे, इसको कहते हैं स्पाइरिकल। इस होल का नाम क्या है? स्पाइरिकल। तो यहाँ पे 10 स्पाइरिकल्स मिलेंगे, पेयर में मिलेंगे, लेफ्ट राइट में। ये स्पाइरिकल ऐसे एक ट्यूब से जुड़े रहेंगे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फिर डिवाइड हो जाएगी, और फिर ये फिर ब्रांचिंग हो जाएगी पतली पतली थिन ट्यूब्स में। और इन ट्यूब्स में डायरेक्ट, जैसे कैपिलरी ट्यूब होती है ना, अपने आप ही पानी ऊपर की तरफ से, इनमें इनकी जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से जाएगी, और इसके थ्रू, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है सेल्स में, टिश्यूज़ में,
तो ऑटोमेटिकली उसमें पहुंच जाएगी। यहाँ CO2 बनी हुई है तो CO2 ऑटोमेटिकली इनके अंदर आ जाएगी और CO2 यहाँ से बाहर रिलीज। तो बताइए, आपको ज़रूरत ही नहीं है ना पिगमेंट होने की, क्योंकि इनको इनका तो छोटी छोटी इनकी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ये ट्रैकिया हैं और ये जब ट्रैकिया फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो रही हैं, फाइन ट्यूब्स में, उनको ट्रैकियोल्स कह रहे हैं। तो पूरा ट्रैकियल सिस्टम है, यानी कि छोटी छोटी ट्यूब्स ही ले लेके जा रही हैं, तो पिगमेंट की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम तो कहीं इन्वॉल्व हुआ ही नहीं इसमें। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इनके सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम मैंने कहा ना, इनके बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स इनके काफ़ी डेवलप होते हैं। सेंसरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा बेस्ट एंटीना। आप देखेंगे, आप कॉकरोच के पास जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं उसको पकड़ रहा हूँ। जैसे ही आप उसके पास जाओगे, वो एंटीना में ऑर्डर को, महक, गंध को सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो तुरंत से वहाँ से कॉकरोच हट जाएगा। इनमें साउंड रिसेप्टर्स भी होते हैं किन्हीं किन्हीं में। किस में मिलेंगे साउंड रिसेप्टर्स? आपने रात को क्रिकेट देखे हैं ना, चर्पिंग वाले, झींगुर जिन्हें कहते हैं हम हिंदी में, तो एक टिर टिर की साउंड आती है ना जंगल में, तो साउंड रिसेप्टर्स होते हैं चर्पिंग करने वाले क्रिकेट्स के पास मिलेंगे। और सूंघने वाले बहुत ज़्यादा गस्टेटरी जो हैं, वो आपके बीज में, बटरफ्लाई में, इनमें आपको गस्टेटरी रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, स्वाद वाले भी। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, जब तक आपको कोई भी चीज़ की महक नहीं आएगी ना, जैसे कि सपोज़ आप कुछ गरम गरम बन रहा है ना, कचौड़ी, समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, वटेवर, या कोई मिठाई, जलेबियाँ बन रही हैं गरम गरम, जब तक आपको महक नहीं आएगी आपके सलाइवेशन नहीं होगा। तो महक के साथ में आप, जब आपको जुकाम हो जाता है तो आपको सारे नमकीन के स्वाद एक जैसे लगते हैं और सारे मीठे के एक जैसे लगते हैं, राइट। तो यानी कि स्वाद लाने के लिए महक का ऑर्डर का भी होना ज़रूरी है। तो ये इनके बीज और बटरफ्लाइज में गस्टेटरी रिसेप्टर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई क्या करती है, नेक्टार लेती है, ठीक है, फूलों का रस चूसती है, और बीज भी क्या करती है, नेक्टार लेके उसी से तो शहद बनाती है। तो इनमें ये वाले जो इनके सेंसरी ऑर्गन से बहुत वेल डेवलप्ड होते हैं। इनके जो माउथ पार्ट है ना बच्चों, मैंने बताया ना आपको, माउथ पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हर एक को इनके बड़े अलग अलग तरह के भोजन के प्रकार होते हैं। जैसे कोई ब्लड को, मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो क्या करती है, ह्यूमन का ब्लड चूसती है कि नहीं? तो ब्लड को चूसने के लिए क्या सेम तरह का, आप एक बात बताइए, आप सूप पीने के लिए क्या वही चम्मच आप ले सकते हैं जिससे आप चाउमीन खाते हैं? या आपको बटर आपको स्प्रेड करना है और बटर तो आप वही चम्मच सेम यूज़ कर सकते हैं? नहीं ना, आपको सर्विंग स्पून है तो वो अलग है। तो आप इसी तरह से आप सोचिए कि जब आप सारे तरह का फूड एक ही तरह की चम्मच से नहीं खा सकते, ठीक है, केक को आप फॉक से नहीं खा सकते। आजकल तो केक के लिए भी, केक वगैरह खाने के लिए भी आपने देखा होगा बीच में से कटी हुई स्पेशल चम्मचें आने लग गई हैं, जिससे आप केक बहुत इजीली उसका बाइट लेके बहुत इजीली खा सकते हैं। तो इसी तरीके से इनमें भी बहुत ही अलग अलग तरह के माउथ होते हैं। जैसे कि किसी का साइफोनिंग माउथ हो गया, किसी का आपका नेक्टार जिनको लेना है उनका नेक्टरी वो रस है, तो उसके हिसाब से हो गया, स्पॉन्जिंग हो गया, साइफोनिंग हो गया, और किसी के बाइटिंग एंड च्यूइंग का हो गया, ठीक है। आइज़ अगर हम देखें तो इनमें, बिकॉज वो भी सेंसरी ऑर्गन में आएगा, तो हम आइज़ की बात कर लें। जो इन आइज़ हैं वो, इनकी आइज़ कंपाउंड आइज़ होती हैं। अब आप कहेंगे मैम ये कंपाउंड आइज़ क्या है? देखिए हमारी आंखें हैं ना बच्चों, वो सिंपल आइज़, सिंपल विज़न देती हैं। ये इनकी आइज़ कंपाउंड आइज़ हैं और वो मोज़ेक विज़न देंगी। कैसा विज़न देंगी? मोज़ेक विज़न। आपको सिर्फ एक बात दिमाग में बिठानी है अगर मोज़ेक विज़न समझना है तो। जैसे हमारी आंखें हैं, आप जब फ़ोटो खींचते हैं ना बच्चों, तो आप पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो खींचते हैं, तो जब आप फोकस करते हैं तो मेन चीज़ तो क्लियर दिखाई देती है, और बाकी चीज़ें आपको कैसी दिखाई देती हैं? ब्लर्ड। पता चलेगा कि हाँ ये पेड़ है, ये कोई बिल्डिंग है, बट वो धुंधली दिखाई देगी आपको, राइट। तो हमारा विजन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप कभी महसूस करिए, हम जब देखते हैं तो हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो तो हमें क्लियर दिखती है, जिसको हमें देखना है। हमारे आसपास की चीज़ हमें दिखती तो है,
लेकिन वो इतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती। जैसे कि सपोज अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, राइट, आप बुक पढ़ रहे हैं और आपके बगल में यहाँ पे आपके साइड में अगर सपोज कोई पिक्चर रखी हुई है, आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपको बुक के तो सारे फॉन्ट क्लियर दिखाई देंगे, आप पूरा क्लियरली पढ़ पाओगे। लेकिन जो पिक्चर रखी हुई है वो आपको पता चलेगा ऐसे कि हाँ कुछ ये कलर्स हैं, ऐसी पिक्चर है, बट वो पिक्चर क्लियर आप सोचे कि हाँ मैं इस पिक्चर में ये ढूंढ लूँ कि इस पिक्चर में अगर कोई ह्यूमन की है कि इसकी आइज़ कैसी हैं, क्या है, तो वो इतना क्लियरली नहीं पता चलेगा आपको। तो ये तो होता है सिंपल विज़न। और बस ऐसे ही आप समझिए हमारी सिंपल आइज़ हैं, तो ऐसे ही सिंपल विज़न बहुत सारी ह्यूमन की आइज़ लग जाएं और हर एक आई सिंपल विज़न बनाए, ठीक है, हर एक आई सिंपल विज़न बना रही है। तो हर एक आई जब सिंपल विज़न बना रही है तो इसको दिखेगा तो बहुत कुछ है ना, लेकिन फोकस होके नहीं दिखेगा, इसको सब कुछ दिखेगा लेकिन धुंधला दिखेगा। बहुत सारी रेंज तो इसकी बढ़ जाएगी दिखने की, लेकिन फोकस नहीं होगा इसका, तो क्लियर कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोज़ेक विज़न और कंपाउंड आइज़। सिंपल आइज़ को मिला के ही बन रही है कंपाउंड आइज़, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इनमें जो बैलेंसिंग ऑर्गन है सेम स्टेटोसिस्ट, वो तो रहेगा ही, सभी में आ रहा है। इनकी आइज़ को हम ओमैटिडियम भी कहते हैं। आइज़ हमने कहा ना एक बहुत सारी सिंपल आइज से मिलके बनी है, तो एक सिंपल आई को कुछ नाम तो देना पड़ेगा, तो उसको कहेंगे ओमैटिडियम, और पूरा मिला के क्या कहलाएगा, ओमैटिडिया। सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, तो भाई सर्कुलेटरी सिस्टम तो एक बात तो पक्की हो गई हमें कि इसका रेस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ सर्कुलेशन करेगा। तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एवोल्यूशन डाउनवर्ड गया है। क्यों? क्योंकि एनेलिडा में तो भाई पूरा एक बार में ही उसने टॉप पे पहुँचा दिया था, क्लोज टाइप का सबसे मोस्ट एडवांस, पहली बार आया और पहली बार में एडवांस। लेकिन इनके पास दोबारा से वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। मैनी चैम्बर्ड इनके हार्ट होते हैं, ये जैसे मैं ऐसे बना देती हूँ, बहुत सारे चैम्बर होंगे, ये चैम्बर 1, चैम्बर 2। कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं, तो कई बार बोलते हैं कि उसके 13 हार्ट हैं, ठीक है। मैनी चैम्बर्ड हार्ट है। ट्यूब्यूलर, ये देखिए मैंने यहाँ पे ट्यूब्यूलर इस तरह से, तो मैनी चैम्बर्ड हार्ट है, और हार्ट कैसा है इसका, ट्यूब्यूलर। और साथ में हार्ट नर्व्स से कंट्रोल होता है, नर्व्स के थ्रू चलेगा, तो न्यूरोजेनिक हार्ट है इनका। हार्ट की पोजीशन कहाँ होगी, हार्ट बच्चों में लेगा डॉर्सल, ये याद रखना है आपको, न्यूरोजेनिक, डॉर्सल, ट्यूब्यूलर, ये टर्म्स। अब इनमें नर्वस सिस्टम कैसा होगा, तो इनका नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर इनका देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनका एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होगा, इस तरह से रिंग निकलेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फिर उससे 2 रिंग ऐसे निकलेंगी नीचे वेंट्रल साइड में, सॉरी रिंग नहीं, इस तरह से आपका कॉर्ड निकलेंगी, राइट। तो नर्वस सिस्टम सीएनएस अगर हम बात करें तो इनका सीएनएस कैसा है, सर्क्यूम सेंट्रिक, सर्क्यूम मतलब सर्कुलर, सेंट्रिक मतलब सेंटर, तो जिसमें सेंटर डिफाइन हो सके, तो सर्क्यूम सेंट्रिक हुआ। वहाँ से सर्क्यूम सेंट्रिक रिंग की फॉर्म में हो गया। वहाँ से ये जो नर्व कॉर्ड है इन पे गैंग्लिया बना देते हैं, गैंग्लियोनेटेड रहेंगे, तो गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड मिलेगी। और ये नर्व कॉर्ड मैंने देखिए नीचे बनाई है, बॉडी इस तरह ऊपर है, तो ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड हो गई। तो नर्व कॉर्ड वेंट्रल है और हार्ट कैसा हुआ, डॉर्सल पोजीशन पे होगा। अब इनमें मैंने आपको बताया ना पहली बार क्या आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंडोक्राइन सिस्टम आ रहा है। तो अब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर लेते हैं। इनमें एंडोक्राइन सिस्टम होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनमें ना मॉल्टिंग का प्रोसेस आ रहा है। तो मॉल्टिंग का प्रोसेस होने के लिए इनके स्क्लेराइड्स को झड़ना पड़ेगा, ये ग्रो करेंगे, और ग्रो करने के लिए इनमें एक जुवेनाइल हार्मोन होता है, तो जुवेनाइल हार्मोन हो गया। मॉल्टिंग करने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी, अगेन याद रखिएगा, नीट वाले बच्चों के लिए और बोर्ड वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिमेंबर करने के लिए ये पॉइंट, एक्डिजोन। क्या नाम रखेंगे इस हार्मोन का, एक्डिजोन, जो कि मॉल्टिंग के लिए काम में आ रहा है।
इसके अलावा कुछ फीरोमोन्स भी सीक्रेट करते हैं। फीरोमोन से मेल फीमेल एक दूसरे को पहचानते हैं, उनके बिहेवियरल पैटर्न्स और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लेकिन फीरोमोन जो है वो हमारे एंडोक्राइन नहीं है, वो एक्सोक्राइन है। याद रखिएगा, कई बार वो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देते हैं फीरोमोन्स, तो वहाँ आपको ये याद रखना है बच्चों कि फीरोमोन हमारे कैसे हैं। फीरोमोन हमारे एंडोक्राइन नहीं है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, ये एक्सोक्राइन। रिप्रोडक्शन की बात करें, देखिए अब हम चलते चलते बिल्कुल लास्ट के पॉइंट पे आते जा रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ और पूरा लेक्चर देखिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। एक बार आप पूरा लेक्चर लगाइए, देन उसके बाद बेशक आप इसमें से अपने शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए। वैसे मैं आपको टाइम टाइम पे अपने, जब बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं उनको शॉर्ट नोट्स गैलरी में हमारी में कुछ के जो मुझे कमेंट्स आते हैं या बच्चे कॉल करके बोलते हैं, तो मैं उनको वही नोट्स उस नोट्स गैलरी में प्रोवाइड करा देती हूँ। तो डायोशियस है, मतलब मेल और फीमेल दो मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। और ये फीमेल डोमिनेटिंग है, मतलब फीमेल इनमें जो कैसी है वो बड़ी होती है साइज़ में। मलेरिया भी आपको फीमेल ही करती है। मेल हमेशा फूलों का रस चूसता है। फीमेल जो मॉस्किटो होता है ना, एनोफ्लीज, वही सिर्फ ह्यूमन का ब्लड लेती है। और मोस्टली कैसे हैं ये, ज़्यादातर ओवीपेरस है, मतलब एग लेइंग है। मोस्टली कैसे हैं ये, मोस्टली लिखा है मैंने, एक्सक्लूसिवली नहीं लिखा है, याद रखिएगा। मोस्टली ओवीपेरस है, एग लेइंग करेंगे। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल मिलेगा, लेकिन जो वाटर वाले हैं उनमें एक्सटर्नल मिलेगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मोस्टली फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही रहेगा, और सारे वाटर वालों में, एक्वेटिक में नहीं मिलता एक्सटर्नल, कुछ में ही मिलेगा। ठीक है। डेवलपमेंट के लिए इनमें लार्वा स्टेज आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। नहीं आएगी तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ, अदरवाइज इनडायरेक्ट हुआ। तो यहाँ पे बच्चों हमारा इट गेट्स फिनिश। और आप एक एक पॉइंट को इसको पढ़िएगा। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स में बता दूंगी कि भाई आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में कैसे याद करना है।